हेलो व्यूवर्स, ऑप्टिक्स चैप्टर के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखिए हम लोग मिरर्स के अंदर होने वाले रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसा एक मिरर देखा था जो कि प्लेन होता है, ऐसा प्लेन होता है, इसके ऊपर ऐसी नॉर्मल आती है और इसके अलावा इस नॉर्मल के साथ जो है ऐसे एक इंसिडेंट रे आती है। नॉर्मल के साथ उसका जितना एंगल होता है उतना ही एंगल जो है उसका रिफ्लेक्शन का भी होता है। लेकिन सारे मिरर्स ऐसे नहीं होते, कुछ बहुत ही यूज़फुल मिरर्स होते हैं जो कि होते हैं इस टाइप के। आपने देखा ही होगा कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आंखों में लगाया जाता है वो ऐसे ही टाइप का होता है। अब एक्चुअली में होता ये ऐसे है, गड्ढानुमा होता है, बीच में पीछे की ओर थोड़ा उभरा हुआ होता है। तो साइंस में जो है, फिज़िक्स में हम लोग जब इसकी ड्राइंग बनाएंगे स्टडी करने के लिए, तो ऐसी ड्राइंग को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लाइट जो है इसके अंदर जाएगी और ऐसे बाहर आएगी, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना एंगल बना, क्या बना। तो इसको जो है साइंटिस्ट ने एक मेथड निकाला कि ऐसे करके जो है हम लोग इसको स्टडी करेंगे हमेशा, कि इसका जो है साइड व्यू हमेशा यूज़ होगा। तो क्या लाइट ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो ये हम लोग आराम से समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमेशा से कन्वेंशन ऐसा रहा है कि जो मिरर होता है ऐसे टाइप का, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि ये एक स्फीयर का एक पार्ट होता है। अगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये पूरा स्फीयर बन गया, तो ये स्फीयर का एक पार्ट है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं और हमेशा इसकी साइड व्यू को यूज़ किया जाता है। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक जो ये अंदर दबा हुआ है, एक जो ये उभरा हुआ है। अभी होता यह है कि जब हम लोग इस दबे हुए पार्ट को यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग प्लेन मिरर सरफेस बनाते हैं, तो लाइट ऐसे आएगी और ऐसे जो है रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगी वापस, और इस वाले पोर्शन को जो है हम लोग पेंट कर देते हैं ताकि ये ओपेक हो जाए, यहाँ से कोई लाइट पास ना हो। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से जो है लाइट आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी यहाँ से। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग प्लेन मिरर बना सकते हैं और इसको पेंट करके रखते हैं। तो एक टाइप हुआ ऐसा मिरर जो कि अंदर की ओर थोड़ा दबा हुआ है और ऐसे लाइट आई ऐसे चले गई, और एक मिरर ऐसे टाइप का हुआ जो कि थोड़ा बाहर की ओर उभरा हुआ है, ऐसे लाइट आई और ऐसे चले गई, अंदर की ओर यहाँ पर दबा हुआ है, इसको पेंट कर देते हैं। तो ये जो अगर इसको हम लोग मिरर कंसिडर करते हैं अंदर की ओर दबा हुआ, तो इसको जो है कॉनकेव मिरर कहते हैं, जो कि अंदर की ओर दबा होता है और ये बाहर वाला हिस्सा जो है पेंटेड होता है। कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है। दूसरा टाइप का मिरर होता है जिसमें कि इसको एज अ प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, बाहर की ओर उभरा होता है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए बोर्ड पर समझ लेते हैं कि इसकी और बाकी की टर्मिनोलॉजीज कैसी होती है, इसके अंदर ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे रिफ्लेक्शन होता है। व्यूवर्स, हम लोगों ने देखा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसी होती हैं। दोनों की रचना एक जैसी होती है, दोनों का जो बनावट है वो एक जैसा होता है। बस इसमें जो है इसको जो है पेंट कर देते हैं और ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। बाहर उभरा हुआ हिस्सा जो है वो पेंट होता है, तो ये कॉनकेव मिरर हो जाता है। अंदर घुसा हुआ हिस्सा अगर पेंट होता है तो वो कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आपको कुछ फ़र्क समझ में आना चाहिए। कॉनकेव में जो है वो अंदर घुसा हुआ हिस्सा जो है उसमें लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है। कॉन्वेक्स में जो है ऐसे उभरे हुए पे लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में क्या फ़र्क है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इस कॉन्वेक्स मिरर को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कॉन्वेक्स मिरर में भी है और कॉनकेव मिरर में भी है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। ये जो हिस्सा है ये स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये एक इमेजिनरी स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, इतना सा हिस्सा है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये फर्स्ट एज से लेकर के ये नीचे के एज तक का जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं अपर्चर। समझ गए आप लोग? अच्छा, यहाँ पर इस इमेजिनरी स्फीयर का एक सेंटर भी है। इस सेंटर को जो है हम लोग एक नाम दे देते हैं। ये नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर हमने एक बीच में पॉइंट देखा था, आप लोगों को याद होगा कि अगर ऐसे हमने साइड से देखा तो यहाँ का सेंटर पॉइंट, और अगर हमने ऐसे सामने से देखा तो ये गड्ढानुमा हमको दिखा, इसका सेंटर पॉइंट। इससे हमको अभी मतलब नहीं है क्योंकि हम ड्राइंग में हमेशा ये वाला पॉइंट ही यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको कहते हैं पोल। ये हो गया पोल। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा कोई भी अगर एक पॉइंट जहाँ पर रे पड़ती है, मान लीजिए रे जो है यहाँ पड़ रही है,
तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी है, ये जो लाइन इमेजिनरी है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि प्लेन मिरर में एक सेंटर में नॉर्मल होता है, वैसे ही ये कर्व मिरर में भी बहुत सारे नॉर्मल्स होते हैं, सिर्फ ये नॉर्मल नहीं। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो उसके लिए नॉर्मल ये है, अगर इंसिडेंट पॉइंट यहाँ पर है तो उसके लिए नॉर्मल ये है। तो ये जितने भी नॉर्मल्स हैं ये सारी अपने आप में एक एक एक्सिस है। ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। ये जितने भी नॉर्मल्स हमने क्रिएट किए यहाँ पर सारे के सारे एक एक एक्सिस है। तो बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारी एक्सिस है, लेकिन एक एक्सिस ऐसी भी है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करते हुए जाती है। ये वाली जो एक्सिस बनी इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि नॉर्मल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मैं आपको शो करता हूँ। अब मानकर चलते हैं कि लाइट जो है, रे जो है, वो इस साइड से ऐसे इसमें इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रेज है। ओके, तो हमारा रूल क्या था रिफ्लेक्शन का कि नॉर्मल जो होगा उससे जितना एंगल ये इंसिडेंट रे बना रही है उतने ही एंगल से जो है रिफ्लेक्टेड रे भी बनेगी। तो नॉर्मल हमारा कैसा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये एक पॉइंट, ये एक नॉर्मल हो गया, ये दूसरा नॉर्मल हो गया, ये हमारा तीसरा नॉर्मल हो गया, ये हमारा चौथा नॉर्मल हो गया। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेस कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इससे इसका जो एंगल है उतने ही एंगल पे जो है ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा एंगल है तो इतने ही एंगल पे जो है रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसके बाद इसने इतना एंगल बनाया, ये उतना ही एंगल बना के ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। इसने इतना एंगल बनाया तो इतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। इसका एंगल इतना बना तो उतने एंगल पे ही ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। देखिए यहाँ पे एक जाल सा बन गया है। ये इंसिडेंट लाइट्स एक जगह एक सोर्स से ऐसे आई सीधी सीधी और बहुत सारे टेढ़े मेढ़े यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टेड लाइट्स के रूप में, रेस के रूप में ये निकल गई। लेकिन गौर करने वाली यहाँ पर एक बात है, गौर करने वाली बात ये है कि ये जो सेंटर एक पॉइंट बना जहाँ पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, ये भी एक कमाल की चीज़ है। इसको हम लोग कहते हैं फोकस। ओके, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सेंटर है इस इमेजिनरी स्फीयर का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो हमारा लेंस है इसकी जो दूरी है ये नॉर्मल है। एक्चुअल में क्या होता है, एक स्फीयर के सेंटर से उसकी एक साइड की दूरी, इसको हम कहते हैं रेडियस। तो इसमें भी, इस टर्मिनोलॉजी में भी जो नॉर्मल्स बन रही हैं उसको जो है हम रेडियस भी कह सकते हैं। रेडियस, ये नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस। इसको हम लोग जो है सिंबल आर से दर्शाते हैं। ओके, और ये जो हमारा फोकस से लेके हमारा ये जो पोल तक का दूरी है, ये फोकस से लेके पोल तक की दूरी है, ये उसको कहते हैं फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ। तो ये फोकस टू पोल इज इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब ये जो फोकस है इसको हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। और फोकल लेंथ जो हमारा बना, हमारा ये जो फोकल लेंथ बना अभी फोकस से लेके पोल तक का, ये फोकल लेंथ होता है हमारा, फोकल लेंथ। इसको हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको ठीक ठीक बता देता हूँ कि मामला क्या है। बहुत आराम से आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये हमारा मिरर है, इसको हम लोगों ने ऐसे बना दिया, ये पेंट कर दिया इतना सा हिस्सा। ये जो पेंट किया हुआ हिस्सा है इससे हमको पता चल गया कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब ये एक स्फीयर का हिस्सा है, तो स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट भी होगा। उस सेंटर पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सॉरी, मैं इसको एक लाइन से लिख देता हूँ, ये पहले लिख देता हूँ, कॉनकेव मिरर, ये हो गया। और ये जो ब्लैक वाला है इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ
कर्वेचर। ये जो हमने स्काई ब्लू से एक एज से दूसरे एज को मिलाया, इसको कहते हैं एपर्चर। ये जो हमारा येलो लाइन यहाँ से गुजरा, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग पोल। और ये जो हम लोगों का एक लाइन बना, ये है रेडियस, इसको कहते हैं हम रेडियस, जिसको कि हम R से दर्शाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं, एक यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट बनता है जहाँ पर फोकस तैयार होता है, तो इसको हम लोग सारी लाइंस मिलती हैं, रेज मिलती हैं वहाँ पर, जिसको कि हम F कहते हैं। फोकस से लेके जो हमारी ये पोल की दूरी हो गई, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको कि हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो आप लोगों को ये शायद समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर कैसे समझा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, रेडियस क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस और नॉर्मल एक ही चीज़ है, और कैसे एक स्फीयर्ड मिरर में जो है, स्फेरिकल मिरर में जो है रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये तो कॉनकेव की बात हुई। कॉन्वेक्स में क्या, कॉन्वेक्स का भी समझ लेते हैं। तो ये हमने बना लिया, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको जो है हम लोग थोड़ा अलग कलर में बना लेते हैं, ये हमारा ये कलर यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो येलो कलर का पॉइंट है, ये है हमारा पोल। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कहाँ आएगा। अब हमारा स्फीयर इस साइड जाने लगेगा, ऐसे करके हमारा स्फीयर बनेगा, तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा तैयार हो गया। अब हमारी नॉर्मल कैसी बनेगी उसके बारे में भी देखते हैं। अब पहले हम लोग एक हमारा लाइट इंसिडेंट करके देखते हैं। ऐसी हमारी एक लाइट आई इंसिडेंट रे इधर से, और एक ऐसी आई इंसिडेंट रे इधर से। ये हमारे इनवर्ड्स डायरेक्शन हो गए। अब यहाँ पर नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इधर से ऐसे बनाएंगे कि ये जो है ऐसे इस पॉइंट तक जाएगा, और आगे भी ऐसे हम इमेजिन कर लेंगे। इसको जो है हम ऐसे बनाएंगे, आगे तक इमेजिन कर लेंगे। अब क्या हुआ, इसने जो है इसके साथ ऐसी एक एंगल बनाई, इसने इसके साथ एंगल बनाई। अब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है ऐसी चले जाएगी, उतने ही एंगल बना के, ये भी उतने ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले जाएगी। अब क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्टेड रे तो कहीं और चला गया, उसमें एक जगह मिल रहा था, तो इसमें उल्टा हो रहा है, रेज सब दूर दूर जा रहे हैं, एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं। थोड़ी और कोशिश करके देखते हैं। ये हमने इसको यहाँ भेज दिया और इस पॉइंट को यहाँ भेज दिया। हमने जो है इस पर फिर से नॉर्मल बनाने की कोशिश करी, और इस पर जो है ऐसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करी। इसने इतना एंगल बनाया, इसने इतना एंगल बनाया, फिर हमारी लाइट जो है वो ऐसी रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ये जो लाइट है ये ऐसी रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब हम मान के चलते हैं, अगर हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि एक इमेजिनरी पॉइंट है, मतलब जहाँ से ये सारी रेज जो हैं डाइवर्ज हो रही हैं, इसीलिए इसको डाइवर्ज इमेज भी कहते हैं, डाइवर्जिंग होता है इसमें। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर एक पॉइंट है जहाँ से ये सारी रेज जो है बिखर रही हैं, लेंस के पीछे है, इसीलिए हम इसको इमेजिन करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा हो गया, ये वाला, ये हो गया हमारा फोकस, दैट इज़ आवर कैपिटल F। तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा वो रेडियस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया।
सॉरी, ये हमारा जो है ये रेडियस हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग एक बार अच्छे से जो है कंपेयर करके देख लेते हैं। तो बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कॉनकेव में रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो कन्वर्जिंग होती हुई दिखाई देती हैं, एक पॉइंट पर आके मिलती हुई दिखाई देती है। मतलब ये सारे पॉइंट्स को जो है एक जगह सिकोड़ती है, ऐसे ऐसे करके सारी इमेज जो है वो सिकुड़ती है, सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह जमा होती है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो दूर दूर कहीं चली जाती है, वो एक पॉइंट से निकली और दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उन लोग कभी मिल ही नहीं सकते। फिर कॉनकेव में होता ये है कि फोकस जो होता है उसका डेफिनेशन ये है, द पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो जो पैरेलल रे है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं जिसको कि फोकस कहते हैं। कॉन्वेक्स में होता यह है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट से आ रही है, इमेजिनरी होता है, वो लगता है कि वो एक पॉइंट से आ रही है, सिंगल सोर्स से निकल के बाहर आ रही है, उसे जो है फोकस कहते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो। तो व्यूवर्स, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि इन सबको मेजरमेंट भी करना ज़रूरी है। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने जो है साइन कन्वेंशन का क्रिएशन किया। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, उसके ऊपर जो है एक ऐसी रे आती है इस डायरेक्शन से। ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है। अब यहाँ पर बात ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है, ये पोल है, ये फोकस है और ये ग्रीन वाला जो है ये फोकल लेंथ है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ क्या है, अब मापना है हमको। मान के चलते हैं कि रे जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेंगे और इसको जो है हम नेगेटिव लेंगे। अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो हम जब लिखेंगे f इज़ इक्वल टू, तो हम उसको -5 लिखेंगे क्योंकि लेंथ पोल के लेफ़्ट साइड में है जो कि माइनस है। अगर इमेज और पोल की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वो जाएगा +2। आपने सुना ही होगा चश्मे के पावर्स के बारे में, +1, +0.5, -0.2 ऐसे। तो ये है साइन कन्वेंशन। अगर रे जो है इंसिडेंट रे, अगर वो इस डायरेक्शन से आ रही होगी अगर, और ये अगर ऐसा मिरर अगर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो भी मिरर हो, अगर वो ऐसा होगा या ऐसा होगा तो ये वाला पॉइंट जो है पॉजिटिव हो जाता था और ये वाला पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाता था। मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है रे जो है हमारी, वो मान लीजिए हमने यही वाला मिरर यूज़ किया और ये हमारा पोल है और यहाँ से जो है लाइट पड़ रही है, तो ये वाला एरिया नेगेटिव है, ये वाला एरिया पॉजिटिव है। अगर हमारा फोकल लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर का है तो वो अब +2 कहलाएगा क्योंकि लाइट जो है इस रे जो है इस डायरेक्शन से आ रही है। जिस डायरेक्शन को जा रही है वो पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन से आ रही है वो हमेशा नेगेटिव है। सिमिलरली ऊपर नीचे भी ऐसा ही होता है। अगर यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट और ये प्रिंसिपल एक्सिस की दूरी 3 है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है ऊपर का, तो ये जो है ऑब्जेक्ट का जो दूरी है वो माना जाएगा +3। और जब ये नीचे की ओर हम जाएंगे, इमेज की दूरी देखेंगे तो इमेज की दूरी मान के चलिए 2 है, तो ये हो जाएगा -2। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि साइन कन्वेंशंस कैसे होते हैं। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वो माइनस होता है और जिस डायरेक्शन को जा रही है वो हमेशा प्लस होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कर्व्ड मिरर कैसे होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, उसमें 2 टाइप होती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और इनके अंदर कौन से रूल्स काम करते हैं रिफ्लेक्शन के और वो कैसे काम करते हैं। उसके अलावा उसके अंदर फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सब चीज़ों को हमने ध्यान से स्टडी किया। अगर आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट कीजिए या फिर इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिकल टर्म्स में ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ बहुत ही काम आएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा साइन कन्वेंशंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में व्यूवर्स इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि इमेज कैसे बनता है, इस साइड पे बनता है या इस साइड पे बनता है, नज़दीक में बनता है या दूर पे बनता है, ऊपर बनता है या नीचे बनता है, ये सब के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही व्यूवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।